हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 13 त्रिभुज, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 13। तो अभ्यास 13 या तक के सभी अभ्यास को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दक्षता अभ्यास के सभी सवाल। यहाँ पर दक्षता अभ्यास का अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी प्रश्नावली हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें से हमको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर हम दक्षता अभ्यास केवल लगा ले रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने जो भी पीछे प्रश्नावली है उनको ठीक प्रकार से यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन हर एक प्रश्नावली से यहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं पहला सवाल दक्षता अभ्यास का क्या दिया है और इसको सॉल्व। पहला कि चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह यहाँ पर है। चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी को देखकर निम्नांकित वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज दिया। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये वाला आपका पहला त्रिभुज दिया है और सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी के। त्रिभुज सी डी बी के यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांगसम है, ये आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब यहाँ पर इससे संबंधित आपसे सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको यहाँ प्रश्न पढ़ना है और कौन सा इसका विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, कोण ए का संगत कोण है। संगत मतलब उसी के समान या एक जैसा कोण कौन सा है, कोण ए के संगत। तो कोण ए का जो संगत कोण होगा इसके सामने होगा और इसी के जैसा होगा। अगर ये 90 अंश रहेगा तो ये भी 90 अंश रहेगा। तो कोण ए के संगत कोण कौन सा है, कोण सी है। तो देखना कि इस ऑप्शन में कोण सी दिया है तो कोण सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण इसके जस्ट सामने रहेगा और जितने अंश का कोण ये रहेगा उतने अंश का कोण ये भी यहाँ पर रहेगा। दूसरा सवाल है, भुजा ए बी की संगत भुजा है। तो संगत भुजा ए बी के संगत भुजा मतलब इसके ठीक सामने इसी के जैसा। अगर ये 7 सेंटीमीटर का रहेगा तो इसके सामने ये वाला जो भुजा है ये भी 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर होगा। तो ए बी के संगत कौन सा है, डी सी या सी डी यहाँ पर आपके विकल्प में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं समझ में। यहाँ पर आपको संगत कोण पूछा गया था कोण ए का, तो कोण सी हो जाएगा। संगत भुजा ए बी का तो यहाँ पर डी सी या सी डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भुजा ए डी की संगत भुजा है। ए डी भुजा, अब की बार ये वाला भुजा आपसे पूछा गया है ए डी भुजा के संगत, तो इसके सामने होगा और इसी के इक्वल होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसके सामने भुजा जो है ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। इसी के सामने जो भुजा होगा वही इसका संगत भुजा होगा। तो भुजा ए डी का संगत भुजा क्या होगा, भुजा बी सी होगा। तो भुजा बी सी यहाँ पर या सी बी यहाँ दिया आपके विकल्प में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भुजा सी बी या भुजा बी सी एक ही बात है यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है, डी बी की संगत भुजा कौन सी है, डी बी। तो डी बी अब की बार देखना है, डी बी यहाँ पर है आपका और इसका संगत भुजा क्या है, तो इसका संगत भुजा ये खुद ही है। डीबी का संगत भुजा कौन सा, डीबी ही है। तो डीबी या बी डी यहाँ पर दिया है तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डीबी जो है आपका विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, तो विकर्ण का जो भुजा होगा वो विकर्ण ही होगा। ठीक है, तो इसका जो भुजा हो जाएगा वो बी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर क्लास 6 में सभी विद्यार्थियों को या सभी स्टूडेंट्स को ये कहा जाए कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आप सभी लोग त्रिभुज की रचना कीजिए, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर का।
तो जितने भी स्टूडेंट रहेंगे सब इसी के जैसा त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। तो जो इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सबका क्या है यहाँ पर समान है। जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर त्रिभुज बनाएंगे सभी का त्रिभुज एक ही जैसा यहाँ पर बनेगा। तो इस कंडीशन में जितने भी स्टूडेंट्स बनाएंगे क्या वो सर्वांगसम होगा। तो जितने भी त्रिभुज रहेंगे सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे? क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज को किसी दूसरे त्रिभुज के ऊपर फिक्स किया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पूर्णतः ढक लेंगे, और जब पूर्णतः ढक लेंगे तो वो त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएगा सर्वांगसम। तो जब एक ही नाप का सभी त्रिभुज है तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा और एक दूसरे को वो ढक लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंडीशन सर्वांगसम। यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में आपको लिख लेना है कि हाँ सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि सब एक ही नाप के हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का सबका त्रिभुज रहेगा। तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा, पूर्णतः ढक जाएगा। तो जब पूर्णतः ढक जाएगा तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया कि नहीं समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तो AB बराबर 3.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की भुजाओं की नाप लिखिए। अगर सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या चीजें पहले दिया गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है सर्वांगसम है किसके त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पर सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर सेम होगा। तो AB बराबर आपका दिया है, AB बराबर 3.2। तो इसी प्रकार से PQ बराबर क्या होगा ये चीज आपको बताना है। फिर BC बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर क्या होगा। और फिर इसके बाद दिया CA बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है R और P का डिस्टेंस कितना होगा। तो जब दो त्रिभुज आपस में समान रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, तभी वो सर्वांगसम होंगे। तो अगर AB का 3.2 सेंटीमीटर लेंथ है तो PQ का भी 3.2 सेंटीमीटर ही यहाँ पर होगा। ठीक है, BC बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है तो QR बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ही यहाँ पर होगा। CA बराबर 7 सेंटीमीटर, तो RP या PR बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं, दूसरा मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोई दूसरा त्रिभुज है इसी में। तो तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं, इस भुजा और इस भुजा के बराबर, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है हाँ, आंसर में क्या लिखना है हाँ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांगसम होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इसका लेंथ अगर आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर तो इसके संगत जो यहाँ भुजा होगा इसका भी 4 सेंटीमीटर ही यहाँ पर होगा। अगर यहाँ दे दिया आपका 2 सेंटीमीटर तो इसके संगत भुजा ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
बीच में ये वाला जो भुजा दिया है आपका, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दो भुजा है, एक तो ये त्रिभुज पहले का और एक त्रिभुज ये का। तो अगर 3 इसका है तो 3 इसी लाइन का हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए 3 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज के लिए भी 3 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा। तो भुजाओं के आधार पर जब भी पूछा जाएगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे, तो भुजाओं के आधार पर हमेशा त्रिभुज का जो लेंथ अगर समान है तो हमेशा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो आंसर में आपको लिखना कि हाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और आपको कंडीशन यहाँ पर पता चल गया क्यों होंगे, क्योंकि इसका जो भुजा है वो हमेशा बराबर होगा। और यहाँ पर दिया है कि इसके संगत भुजाओं के बराबर है। तो अगर यहाँ पर संगत भुजा इसका बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है। एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज मान लीजिए ये है और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए ये है। तो इसका जो कोण है वो तो सेम है, दोनों का कोण क्या है यहाँ पर सेम है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है क्या दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होंगे, तो सदैव सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो भुजा है वो तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो है दोनों त्रिभुज ये आकार में एक जैसे नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर कितना 2 सेंटीमीटर का है। ये मान लीजिए अगर 6 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका 7 सेंटीमीटर का है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोण तो इसका दोनों का सेम है। अगर मान लीजिए कोण यहाँ पर है आपका 70 अंश, यहाँ पर भी 70 अंश, यहाँ पर मान लीजिए 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश। तो कोण अगर मान लीजिए इसका सेम है लेकिन इसका जो भुजा है वो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज छोटा बना दें और एक त्रिभुज बड़ा बना दें तो यहाँ पर ये सदैव सर्वांगसम नहीं हो सकता है। जब तक इसका भुजा दोनों का बराबर नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पर सर्वांगसम नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है कि नहीं, सदैव सर्वांगसम नहीं होंगे, सदैव सर्वांगसम ठीक है। कंडीशन आपको समझ में आ गया कि सदैव सर्वांगसम क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो आकार है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन भुजाओं के आधार पर अगर दोनों का भुजा जो है वो संगत है और बराबर है तब तो वहाँ सर्वांगसम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोणों के आधार पर आपको बताना है तो यहाँ पर नहीं होगा, सदैव तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिगर दिया है तो आप वहाँ से देखकर उसको बता सकते हैं। और फिगर अगर दिया है तो वहाँ पर आपको लेंथ भी दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको बताएंगे कि सर्वांगसम है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना कि नहीं, सदैव सर्वांगसम यहाँ पर नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का है और दो कोण आपस में बराबर है, शेष दो कोण आपस में बराबर हैं। इन दोनों कोणों की माप यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है इस प्रकार से और इसका जो कोण है वो 130 अंश का है और ये कोण नहीं पता है, ये कोण आपको नहीं पता है। इसका नाम दे दीजिए त्रिभुज ए बी और सी। तो इसको मान लीजिए यक्स अंश और इसको भी मान लीजिए यक्स अंश। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक लाइन आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का वैल्यू यहाँ पर यक्स अंश दिया है, कोण बी का वैल्यू 130 अंश दिया है, प्लस कोण सी का वैल्यू यक्स अंश दिया है बराबर 180 अंश। हम दोनों जगह यक्स यक्स क्यों लिए हैं, क्योंकि शेष दो कोण आपस में बराबर हैं। तो यक्स अगर इसका लेंगे तो यक्स इसको भी यहाँ पर मानेंगे। तो यक्स यक्स कितना हो जाएगा यहाँ, यक्स यक्स 2x। ठीक है, यक्स यक्स कितना हो जाएगा 2x
प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश। तो x का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 अंश हो जाएगा। अब x का यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 50 बटे, ये 2 इधर गुणा के साथ था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 अंश यहाँ पर आ जाएगा। x बराबर 25 अंश। तो दोनों जगह आपको क्या भर देना है, x के जगह पे 25 अंश यहाँ पर, 25 अंश यहाँ और 25 अंश यहाँ। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 25 अंश, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 25 अंश। ठीक है, आएगा कि नहीं समझ में। और जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो दोनों के लिए एक ही आएगा, मतलब अगर 25 अंश यहाँ पर आएगा तो 25 अंश यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि दोनों जगह क्या माने हैं, यक्स माने हैं। तो अब यहाँ पर अगर काउंट कर लें इसको कि क्या तीनों यहाँ पर कोण मिलाकर 180 अंश हो रहे हैं कि नहीं, तो 130 अंश यहाँ और 25 25 50, तो 130 में जब 50 जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो इसीलिए ये आपका यहाँ पर आंसर का जांच हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दिया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब रहेगा तो उसमें एक कोण आपका 90 अंश का रहेगा। ठीक है, एक कोण कितना रहेगा, ये 90 अंश का। मान लीजिए त्रिभुज ए बी और सी है, एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश। शेष 2 कोण बराबर हैं, बराबर का मतलब यक्स अगर इसको मानेंगे तो यक्स इसको भी मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर 180 अंश, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का वैल्यू यक्स दिया है, प्लस कोण बी का वैल्यू 90 दिया है, प्लस कोण सी का वैल्यू यक्स दिया है, बराबर 180 अंश। यक्स एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश हो गया। अब यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस ये 90 इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 90 अंश। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x बराबर 90 अंश बटे 2, ये 2 इधर गुणा के साथ था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और यहाँ पर बचेगा 1, 10 होगा, 2 पंचे 10, 45 अंश यहाँ पर आ गया। तो x बराबर 45 अंश। तो दोनों जगह क्या क्या भर देना आपको, 45 अंश यहाँ पर भर देना है। तो जब यहाँ 45 भरेंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ पर भी आपको कितना भरना है, 45 अंश भरना है। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। अब इसको अगर हम काउंट करें तो देखना ये है कि 180 अंश आ रहा है कि नहीं। तो 45 90 अंश और ये 90 अंश आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 90 अंश कितना हो जाएगा, 180 अंश यहाँ पर हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश यहाँ पर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पार्श्वांकित चित्र में बिंदु डी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर, ये 2 लाइन जो ऐसे खींचा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं समांतर। ठीक है, समांतर रेखा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 2 लाइन अगर ऐसे खींचा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समांतर। डी ई समांतर बी सी, इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे, डी ई समांतर बी सी। तो अब आगे प्रश्न में है कि डी ई समांतर बी सी यदि कोण बी 30 अंश है, कोण ए 40 अंश है, तो कोण एक्स वाई जेड के मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका चित्र बना हुआ है, कोण ए 40 अंश, कोण बी 30 अंश और एक्स वाई का आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। ये आपका जेड है, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दिया है समांतर रेखा का, तो ये सभी रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। इस चीज को समझिए तो अभी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर।
और अगर एक तिर्यक रेखा इन सभी रेखाओं को काटती है तो यहाँ पर अगर इसका कोण 30 अंश का है तो इसके ऊपर जितने भी यहाँ पर लाइन जहाँ जहाँ से गया है सबके बीच का जो एंगल होगा सब 30-30 अंश का होगा, सब 30-30 अंश का यहाँ पर होगा। इसी को कहते हैं संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण। ठीक है, 30 अंश यहाँ है तो 30 अंश यहाँ, 30 अंश सभी जगह 30-30 होगा। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए BC के समांतर क्या है? DE रेखा है। तो अगर ये 30 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? यक्स के जगह पे 30 अंश ही होगा। तो यहाँ पर अब आपको ये चीज आ गया होगा समझ में कि जब समांतर रेखा है और उसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो संगत कोण होगा। तो यहाँ पर यक्स के जगह पे क्या लिख देना है? तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 30 अंश। क्यों होगा? क्योंकि यहीं पर लिख लीजिए रीजन, क्योंकि कोण B का संगत कोण है, कोण D। ठीक है, ये चीज आया कि नहीं समझ में? क्योंकि कोण B का संगत कोण है कोण D। ये बिंदु D जो है यही आपका, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। तो जब x बराबर 30 अंश तो दो कोण यहाँ पर हमको मालूम चल गए, 40 अंश 30 अंश। तो z का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? त्रिभुज ADE हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE बराबर 180 अंश। ये x बराबर 30 अंश जो लिखे हैं ये आपको समझ में आया कि नहीं? x बराबर 30 अंश कैसे हो जाएगा? क्योंकि 30 अंश यहाँ है तो ये लाइन जहां जहां से गुजरेगा, और अगर उस यहाँ पर समांतर रेखा इस प्रकार से है तो जहां जहां से ये लाइन गुजरेगा सभी जगह कितना कितना एंगल का? 30-30 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में हम ज्ञात करेंगे इनके कोणों को। दो कोण यहाँ पर हमको पता चल गया है तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 180 अंश। तो कोण A का वैल्यू कितना दिया है? 40 अंश प्लस कोण D का वैल्यू, यहाँ पर कोण D का वैल्यू यक्स अंश है तो यक्स का वैल्यू कितना निकालें? 30 अंश। इसको लिख लेना 30 अंश प्लस कोण E मतलब कोण Z दिया है तो यहाँ पर कोण E के जगह पे लिख लेना है Z बराबर 180। 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70 अंश प्लस Z बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर Z का वैल्यू क्या आ जाएगा? Z बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश। तो 180 में से अगर 70 को घटा देंगे तो Z बराबर हो जाएगा 110 अंश। Z बराबर कितना आ गया? 110 अंश। x बराबर कितना आया था? 30 अंश। ठीक है, तो अभी y का भी हमको निकालना है। ठीक है, z बराबर 110 अंश आया, समझ में आया कि नहीं? z बराबर 110 अंश यहाँ पर आएगा। अब x का वैल्यू हमको पता चल गया है और z का वैल्यू यहाँ पर हमको पता चल गया है कि 110 अंश होगा। तो z का जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो समांतर रेखा होता है, अगर ये है यहाँ से रेखा होगा, यहाँ से समांतर रेखा होगा, यहाँ से मान लीजिए समांतर रेखा है, और एक ऐसे तिर्यक रेखा काटेगा तो इसका बीच का जो ये सब कोण बनेगा एक ऐसा कोण होगा, संगत कोण होगा। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो सभी कोण यहाँ पर संगत कोण होंगे। अगर यहाँ आपका 90 अंश है तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, सभी कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के यहाँ पर होंगे। तो y का वैल्यू जो हो जाएगा वो z का वैल्यू जितना है उतना y का वैल्यू भी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संगत कोण हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है y बराबर कितना हो जाएगा? अगर z का वैल्यू यहाँ पर 110 आया है तो y का वैल्यू कितना होगा? 110 अंश होगा। y का वैल्यू कितना अंश होगा? 110 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका रीजन आपको लिखना है। क्योंकि कोण z का संगत कोण z का संगत कोण y है, इसीलिए यहाँ पर होगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? अब से एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। पार्श्वांकित चित्र में बिंदु DE त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है
कि DE समांतर BC, DE जो है वो BC के समांतर है। यदि B बराबर 30 अंश और कोण A बराबर 40 अंश दिया हो तो x y z का मान ज्ञात करना है। तो ये B का कोण जो है आपका 30 अंश है, तो x का कोण क्या हो जाएगा 30 अंश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 30 जो है वो x, ये जो समांतर रेखा है इसका संगत कोण है। तो कोण B का संगत कोण D यहाँ पर है, इसीलिए 30 अंश ये हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 30 आया और A का वैल्यू यहाँ पर 40 अंश आपको दिया है, तो 40 30 70 अंश, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 अंश किसका आ जाएगा? Z का हो जाएगा। अब अगर इस त्रिभुज का हमको ज्ञात करना है कि क्या ये त्रिभुज सही है कि नहीं सही है, तो 40 और 30 70 और 70 में 110 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। तो इन तीनों का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो B बराबर यहाँ पर 30 अंश है तो x बराबर 30 अंश हो जाएगा। अब Z बराबर जब 110 अंश आ गया तो y का हमको निकालना है, तो Z बराबर 110 अंश तो y बराबर भी 110 अंश ही होगा, क्योंकि Z का संगत कोण क्या है? y है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है पार्श्वांकित चित्र में कोण C समकोण है, CD लंब AC अगर इस प्रकार से बना है तो ये कौन सा चिन्ह है? लंब का चिन्ह है। तो CD लंब AB है, कोण A बराबर 65 अंश दिया है, तो निम्नांकित कोणों के मान यहाँ पर ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी एंगल दिए गए हैं यहाँ पर इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कोण ACD। यहाँ पर आपको पहला सवाल जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कोण ACD मतलब कोण ACD, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करने के लिए आपको देखिए, ये अगर इस पर लंब है, CD जो है लंब है, तो अगर इधर 90 अंश का है तो इधर कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का ही होगा। ठीक है, तो ये कोण आपका 65 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश। तो अब जब दो कोण हमको पता चल गया तो तीसरा कोण हम यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कोण ACD बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा 180 अंश। तो कोण A का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है? कोण A का वैल्यू यहाँ पर है 65 अंश, 65 अंश इसको लिखेंगे। कोण C नहीं पता है तो इसको मान लेंगे x, प्लस कोण D का वैल्यू यहाँ पर 90 अंश दिया है बराबर 180 अंश। तो अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो 65 में अगर 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 और 6 15 हो जाएगा। तो 155 अंश प्लस x बराबर 180 अंश हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 180 अंश माइनस ये 155 इधर प्लस था इधर आएगा माइनस हो जाएगा 155 अंश। 180 में से 155 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 1 में से गया 0, तो ये हो जाएगा 25 अंश आपका। कितना हो गया 25 अंश। और ये x जो है वो किसको हम माने थे? तो कोण C को। यहाँ पर जो आपका पहला कोण है वो कितना हो जाएगा 25 अंश। ठीक है, आ गया कि नहीं समझ में? अब इसके बाद देखिए दूसरा एंगल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, कोण BCD। कोण BCD ये वाला कोण आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कोण C क्या है? समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश का है। तो अगर एक कोण 25 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो 90 में से 25 को यहाँ पर घटा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण है। ये क्वेश्चन में ही आपके दिया है, कोण C क्या है? समकोण है। तो समकोण जब है तो यहाँ से क्या करेंगे 90 अंश माइनस यहाँ से 25 अंश माइनस करेंगे 25 अंश बराबर ये कौन सा कोण हो जाएगा? तो कोण C यहाँ पर हमको ज्ञात हो जाएगा। BCD निकालने के लिए कोण C जो होगा वो कितने अंश का हो जाएगा? तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 8, 8 में से 2 घटाएंगे 65 अंश बराबर यहाँ हो जाएगा कोण C के। 65 अंश बराबर कोण C। कोण C कितना आ गया आपका 65 अंश। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो कितना हो गया 65 अंश। यहाँ से ये चीज़ ज्ञात हो गया।
ठीक है, तो 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और कोण सी जो है वो समकोण आपके क्वेश्चन में ही दिया है। तो कोण सी जब यहाँ से ज्ञात हो गया 65 अंश, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। यहाँ पर एक कोण जो दिया था वो भी ज्ञात करना था, तो उसको जब ज्ञात किए तो कितना आ गया, 25 अंश। अब कोण सी हमको ज्ञात करना है, तो शेष कोण, ये टोटल कोण 90 अंश का था, इसमें 25 अंश अगर एक कोण है तो शेष कोण कितना हो जाएगा, 65 अंश का हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा यहाँ पर दिया है कोण सी बी डी। कोण सी बी डी मतलब इस कोण को हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दो कोण हमको यहाँ पर पता है, ये वाला कोण इधर का कितने अंश का है, 90 अंश का है, और यहाँ पर 65 अंश का। तो ये कोण यहाँ पर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बी डी बराबर 180 अंश। कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण सी यहाँ पर कितना दिया आपका, 65 अंश। 65 प्लस कोण बी यही ज्ञात करना है, इसको मान लीजिए x, प्लस कोण डी आपका 90 अंश का दिया है बराबर 100 प्लस यक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, आ रहा कि नहीं समझ में। अब यहाँ पर देखिए यक्स बराबर हमको ज्ञात करना है, यक्स बराबर ज्ञात करने के लिए 180 अंश माइनस ये 155 इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस 155 अंश हो जाएगा। तो यह यक्स बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 1 में से गया 25। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25 अंश। तो यहाँ पर इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो आ गया कि नहीं समझ में। तो यहाँ पर तीनों कोण हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए कोण सी जो है वो समकोण आपके क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहाँ पर अगर एक कोण 25 है तो दूसरा कोण 65 अंश हो जाएगा। और ये जो ए बी रेखा है इस पर ये जो सी डी है ये लंबवत है, तो अगर एक तरफ 90 अंश है तो दूसरे तरफ भी 90 अंश का होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोण है तो ये अगर एक तरफ 90 है तो एक तरफ 90 ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वो टोटल कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। क्यों 180 अंश का, क्योंकि इसको एक सरल रेखा पर जो कोण बनेगा इस प्रकार से वो सरल कोण होगा, और ये सरल कोण आपका 180 अंश का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको आ गया होगा समझ में। एक प्रश्न और इसमें देखते हैं, विशेष प्रश्न है, उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं विशेष प्रश्न। यहाँ पर आपको विशेष प्रश्न एक दिया गया है, ये कैसे सॉल्व होगा देखिए। यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, उस एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है उस वर्ग के बराबर है, जिसकी भुजा 25 मीटर है। त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। एक मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष बिंदु से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये आपका 10 मीटर, 10 मीटर दूर है। तो ये सवाल कैसे हल होगा, देखिए पहले यहाँ पर क्या क्या चीज यहाँ पर दिया है, पहले इस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और क्या दिया है, वर्ग के बराबर है, तो वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, और दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो आगे प्रश्न में जिसकी भुजा 25 मीटर है, जिसकी भुजा का मतलब यहाँ पर वर्ग का जो भुजा है वो 25 मीटर है। त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है और ये वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऐसे बताया गया है कि इसका जो शीर्ष बिंदु है इससे 10 मीटर दूरी पर
स्थित है। तो इसका जो हाइट है, हाइट मतलब ऊंचाई इसका कितना है 10 मीटर, ऊंचाई इसका कितना दे दिया है 10 मीटर। तो यहाँ पर इस सूत्र में अगर रखेंगे 1/2 गुणे, आधार हमको नहीं पता है, ठीक है, आधार ही यहाँ पर ज्ञात करना है। अब ऊंचाई आपका यहाँ पर है 10 मीटर, 10 यहाँ पर लिख लीजिए, और भुजा, वर्ग का भुजा दिया है आपका 25 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25, स्क्वायर है 25 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना चीज आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आपका 10 दिया है। अब यहाँ पर अगर 2 से इसको हम काट दें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, आ गया आधार, आधार गुणे 5, आधार गुणे 5 बराबर 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे 25 ये आपका हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणे 25 अगर यहाँ पर करें, 5 बचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12, 2 पंचे 10 और हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 2 5 1 6, 625 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतना चीज आ गया कि नहीं समझ में। अब इसके बाद जब आधार ही ज्ञात करना है तो आधार बराबर यहाँ पर लिखेंगे, आधार बराबर ये 625 यहाँ है और बटे ये 5 आधार के साथ गुणा में है, तो इधर जब आएगा ये बटे में यहाँ पर हो जाएगा, तो 625 बटे 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से अगर भाग देना है 625 में तो देखते हैं कितना आएगा। 5 से 625 में भाग देंगे तो 5 एक कम 5, ये 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 2 उतार लीजिए, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर बचेगा अब 2 और यहाँ कुछ नहीं, 5 उतारेंगे 5 बचे 25, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पर भागफल कितना आ गया 125। तो अगर इससे भाग देंगे इसमें तो आएगा 125, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मीटर में सब दिया है इसका मात्रक, तो मीटर हो जाएगा 125 मीटर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प भी आपका यहाँ दिया, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षता अभ्यास 13 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है और इकाई 13 त्रिभुज भी आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स सबसे पहले आप तक